आपने क्या कहा, सारा कुछ बनता था, तो फिर आप कांग्रेस को क्यों कोसते हो कि सारा कुछ बनता था? तो फिर क्यों कहते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा? आजादी से पहले बनता था, अच्छा, आजादी से पहले बनता था, आजादी के बाद नहीं बनता था? आजादी के बाद नहीं बनता था? आजादी के बाद नेहरू बहुत उद्योग धंधा को बंद कर दिया, डालमिया दिया। अरे अकलमंद इंसान हो, बात सुनो, बात सुनो। सुनो सुनो, गने बुढ़े उखाड़ रहे तो सुन लो अब जरा आराम से। एक अंकल जी, एक एक करके 1951 में पहले आप हुए थे, 52 में जो है 1952 में पहले एशियाड खेल आयोजित कर दिए थे नेहरू जी ने। और जिनकी नेहरू जी की आप बात कर रहे हो ना, सिगरेट और कुत्ते की बात कर रहे हो, उन्होंने अपना आनंद भवन जो है दान कर दिया था। आज की डेट में उसकी सैकड़ों करोड़ की वैल्यू है। पूरे हिंदू को खत्म करने के लिए कानून बनाया है। आप हिंदू हो? हाँ है। खत्म हुए अभी तक? खत्म हुए? अरे कश्मीर, सुनो बाल बच्चे राजी हैं? बाल बच्चे राजी हैं? वो छावा फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, आपने देखा आज तक कोई प्रधानमंत्री किसी फिल्म का प्रचार करते देखा? शायद 70 साल में कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए होंगे जो फिल्म का प्रचार करते हैं। साथियों नमस्कार। एक भाजपा के नेता हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। वो कह रहे हैं कि जनता को सरकार से भीख मांगना बंद कर देना चाहिए। ये नेताजी के बयान हैं और मंत्री जी के बयान है कि अब जनता जो कि देश की राजा कही जाती है, जनतंत्र की राजा कही जाती है, उसको जो नौकर है, जो मंत्री, जो नेता नौकर है, उनसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये बयान आया है। इसी बयान को लेकर के अब हम जनता के बीच आए हैं कि वे क्या सोचते हैं कि जो लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी करके इस देश को चलाते हैं, क्या वे ही भिखारी हो गए हैं? क्या नेता जनता को अब भिखारी समझने लगी? जनता के बीच में है, उन्हीं से सवाल करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? बीवी शर्मा। अच्छा सर, ये बताइए, जो प्रहलाद पटेल हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार से। कहाँ तक जायज़ लगती है ये बात? देखिए जी, उनकी नज़रों के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। और मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे जो सिस्टम है ना, अब ये शुरू हुआ है। अब थोड़े दिनों में जनता को ना भिखारी ठहरा दिया जाएगा। जनता में दोबारा से एक आत्मसम्मान की भावना विकसित करी जाएगी कि आप लोग आत्म स्वाभिमानी बनिए, भीख मांगना छोड़िए। क्योंकि आज जो है भारत में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार होने का मतलब है कि 20 राज्यों में उन्होंने फ्रीबीज कर करके घोषणाएं कर करके आज उन्होंने सत्ता हथियाई है। अब उनको ये भारी पड़ रहा है। 8%, 10%, 20%, 25% तक जा रहा है जो इनका राजस्व है टोटल, वो फ्रीबीज को पूरा करने में जा रहा है। अभी आपने 1-1.5 महीने पहले अभी एक सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पे भी याद होगा आपको, करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। अब अल्टीमेटली होगा क्या? दिल्ली में भी इन्होंने यही घोषणा करी कि हमारी महिला को 2500 रुपये देंगे, 10 लाख का मुफ्त इलाज देंगे, सारी तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं करके दिल्ली में भी ये सत्ता में आ गए। अब 20 के 20 राज्यों में इनको घोषणाएं पूरी करना पड़ रहा है भारी। अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाएगा और जनता को मूर्ख बनाया जाएगा दोबारा से। सुप्रीम कोर्ट का 1-1.5 महीने की मुश्किल से बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है कि फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। और ये लोग आके कहेंगे देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, हम सुप्रीम कोर्ट का सर्वाधिक सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम फ्रीबीज बंद कर रहे हैं। और जनता को कहा जाएगा कि आप लोग भिखारी मत बनिए, आप लोग आत्मस्वाभिमान से जीना सीखिए, आत्मसम्मान से जीना सीखिए, और इसलिए फ्री की चीज छोड़िए। जैसे आपको याद होगा गैस की सब्सिडी बंद कराते टाइम क्या गया था, अगर आप सक्षम हैं तो सब्सिडी छोड़ दीजिए। अब लोगों ने जिन्होंने नहीं भी छोड़ी थी ना, उनकी भी छोड़वा दी गई जबरदस्ती। अल्टीमेटली वो 0 दबाओ 1 दबाओ, जो अनपढ़ लोग थे बेचारों को, उनको नहीं पता होता था कि सब्सिडी छोड़ने के लिए 0 दबाएं, चालू रखने के लिए 1 दबाएं, नहीं पता था लोगों को। हजारों लाखों लोगों की सब्सिडी इसी चीज में खत्म हो गई। अल्टीमेटली फिर लास्ट एंड फाइनल क्या करा गया, इन्होंने प्रचारित करा के जी जनता चाहती नहीं कि हमें सब्सिडी मिले, सब्सिडी गैस सिलेंडर की खत्म कर दी, गैस सिलेंडर 1250 तक पहुंचा दिया। अब यही चीज पलट के घूम फिर के फिर वापस आने वाली है कि जनता को कहा जाएगा अरे भाई स्वाभिमानी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, आपको फ्रीबीज से क्या मतलब। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है तो अब हम आपको फ्रीबीज नहीं दे सकते, अब इसलिए बंद करिए। यही तो वो लोग थे जो कह रहे थे कि भैया रेवड़ी मत लो, कोई नेता जो रेवड़ी बांट रहा है उसकी रेवड़ियां मत लीजिए, अब आत्मनिर्भर बनिए। उसी तरफ कदम है कि ये जो जनता टैक्स दे रही है उसी को भिखारी बता रहे हैं, उसी को भिखारी बता रहे हैं, और ये जनता को बड़ी सफाई से बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जनता बन रही है, अब फिर बनेगी जनता, क्योंकि इन्होंने देख लिया जनता को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, बेरोजगारी से फर्क नहीं पड़ता, बहन बेटियों की इज्जत से फर्क नहीं पड़ता, रुपया अगर 87 रुपये पहुंच गया आज डॉलर के मुकाबले, उससे फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल डीजल 70 रुपये था, 35 रुपये का वादा करके सत्ता में आ गए थे, और वो 35 और एड ऑन करके 105 110 रुपये तक पेट्रोल डीजल पहुंचा दिया। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को किसी भी किस्म से इन्हें चूसे जाओ, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लास्ट एंड
फाइनल क्या है? सनातन जिंदाबाद, धर्म जिंदाबाद, कुंभ जिंदाबाद। कुंभ में 65 करोड़ लोग आ गए। नहीं वो तो एक निजी आस्था का विषय है उसमें। नहीं है, इस निजी आस्था को भुनाया जाता है। इस निजी आस्था के चक्कर में मतलब इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। सारे मुख्य मुद्दे जो है इस आस्था के नाम पे दबा दिए जाते हैं। बेरोजगारी की जो बात उठाता है, धर्मद्रोही है, देशद्रोही है। कुंभ में गए या नहीं गए? जिस दिन बेरोजगार की बात उठती है, अगले दिन ही कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा नया एंगल लेके नया सामने आ जाता है। चुनावों में हेराफेरी होती है। 20 नवंबर को चुनावी रिजल्ट आए थे, 23 नवंबर को संभल की घटना आकार ले गई। 3 दिन के अंदर ही अंदर जैसी रिजल्ट आती, एक ही दिन बीच में गया था, फौरन सबका ध्यान हट गया कि कुंदर की विधानसभा में क्या हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। पुलिस ने बंदूक की नोक पे उनको रोका गया था, रोक दिया वहीं का वहीं। अगले दिन से सब धर्म के धंधे में उलझ गए। कल की मंदिर आना चाहिए जी, कल की मंदिर था, ये तो मस्जिद के नीचे मंदिर था, बात खत्म। वहीं की वहीं का मामला वहीं का वहीं ठप कर दिया गया। सारा का सारा जो शासन प्रशासन था इसका लग गया, इसमें अलीपा पोती में लग गया। जनता सारी भूल के कि कहाँ कितने वोटों की चोरी हुई, कहाँ कितने वोटों की हेराफेरी हुई, और सब संभल के पीछे लग गए। उससे पहले माहौल बनाया गया, बहराइच का बनाया गया था। तो सीधा सी बात है, जब धर्म के नाम पे डिस्ट्रैक्ट करते रहिए, धर्म के नाम पे आपको वोट मिल रहे, तो आपको काम करने की जरूरत ही क्या है? सीधी सी बात है। और इस चीज़ को इन्होंने नब्ज को अच्छी तरह पकड़ लिया है। उल्टे सीधे इतिहासकार आके बैठ गए हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। फिल्मों के द्वारा लोगों का दिमाग पलटा जा रहा है, गलत गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, गलत गलत बातें करी जा रही हैं, और लोगों का दिमाग फैला के उन्हें मुख्य मुद्दों से हटा दिया जा रहा है। लेकिन ये भी तो बात है कि जिन नेताओं की सैलरी हमारे पैसे से आती है, बिल्कुल। आप बिजनेस करते हैं, आप टैक्स भरते हैं, हम सैलरी लेते हैं, टैक्स भरते हैं, वही नेता भिखारी बोल रहा है हम जैसे लोग बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि हमने उन्हें बैठाया अपने सर माथे। जब ये मुख्य मुद्दे पे जब आप वोट ही नहीं डालते, जब वो आपको भिखारी कह रहा है फिर भी आप उसे जिता रहे हो, जब वो आपको चोर कह रहा है फिर भी आप उसे जिता रहे हो, जब वो आपको कहता है देशद्रोही तब भी आप उसे जिता रहे हो, जब वो आपको कहता है धर्मद्रोही हो तब भी आप उसे जिताते हो, जब आप कहते हो बहन बेटियों की इज्जत सर्वोपरि है, वो कहता है, लेकिन उन्हीं बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती है मणिपुर में, उसके बावजूद भी आप जो उन्हें जिताते हो। मणिपुर में मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होता। इस्तीफा कब होता है? जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है और उसे पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, वो आप इस्तीफा देके साइड में निकल जाते हैं बेइज्जती से बचने के लिए। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। जब उन्हें पता है कि वोट हमें इन चीजों पे मिल रहे हैं, तो वो क्यों मुद्दे हल करेंगे? ये बताइए आप, क्यों मुद्दे हल करेंगे? ठीक बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तो सर मुझे यादव कहते हैं यहाँ पर। अच्छा, यादव जी कहते हैं आप। तो यादव जी बताइए कि फिर जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि जनता भिखारी नहीं बननी चाहिए, भीख मत मांगिए, कहाँ तक जायज है ये? बिल्कुल जायज़ है जी, ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। अगर भिखारी ना कहते तो आज उन्हें जिताते कैसे? हुआ क्या महाराष्ट्र में, क्या हुआ अभी रेलवे स्टेशन के अंदर सुबह 6 बजे एक लड़की का रेप हो जाता है, ड्राइवर कर लेता है, आज तक उसके बारे में पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप अगर भिखारी की बात करते हैं, इनको केवल एक काम है कि जनता को गुमराह करना। गुमराह करने के लिए इनके पास सबसे जय श्री राम, और कोई मुद्दा नहीं इनके पास, जय श्री राम। भगवान का सहारा लेंगे। अभी चिल्ला रहे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के गौरव होते हैं, वो छावा फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा आज तक कोई प्रधानमंत्री किसी फिल्म का प्रचार करते देखा? शायद 70 साल में कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए होंगे जो फिल्म का प्रचार करते हैं। और उसी वो फिल्म भी तो कमा के दे रही है महाराज, इतना एंटरटेनमेंट टैक्स दे रही है भाई, दे तो रही है, लेकिन वहीं संभाजी महाराज के जो वंशज हैं, उन्होंने गणेश जिसने फिल्म बनाई है उस पर 100 करोड़ का ऑब्जेक्शन ठोका है कि आपने हमारे जो पूर्वज हैं इनकी छवि खराब करने में कुछ खराब दिखाया है। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। अब बताइए प्रधानमंत्री सही हैं या वो गणेश सही है? जो उनके वंशज गलत बता रहे हैं कि आपने गलत छवि से लिखा है। और यहाँ पर टैक्स फ्री करी जाती फिल्म, केरल के बारे में फिल्म दिखाई इन्होंने, श्रीनगर कश्मीर के दिखाई, सब फिल्में दिखाई, उस फिल्म को फ्री करा जाता है। लेकिन पैसे अगर देने के लिए आप बोल चढ़ के आए हैं, तो आप अब एक बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे कि हम राम के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम भीख नहीं लेंगे। अगर ये कह देंगे कि गोबर खाओ, तो ये गोबर खाने को भी तैयार हैं। इनको मिलना ही नहीं चाहिए। भीख वाली बात आती कहाँ से है? मैं कह रहा हूँ इनको मिलना, टैक्स का पैसा तो हमारा ही है ना। अभी क्या हुआ, 20 रुपए एंट्री फीस लगा दी गई है पार्कों के अंदर। के पार्क में जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो अगर पार्क में घूमने जाएंगे तो 20 रुपए देना पड़ेगा। अब 4 लोग जाते हैं, कितने हो गए जी? 80 रुपए हो गए। और महीने कितने हो गए? लगातार 2400 रुपए हो गए। और देने कितने पड़ेंगे? 2500। जेब से कितना गया? 100 रुपए। 100 रुपए तो महीने देना। बेवकूफ़ किसको बनाना? ये बेवकूफ़ बनने वाली जनता है, ये जनता बेवकूफ़ बनने वाली है। और ये फिर भी जिताएंगे। अभी तो पहले कह रहे थे दिल्ली के हिंदू खतरे में हैं, हमारे जितने भी मंत्री हैं वो सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में।
अब दिल्ली का हिंदू सेफ हो गया, अब बिहार के जितने हिंदू खतरे में हो गए। अब वो खतरे में आ गए। आपका क्या नाम हुआ जी? रितेश शुक्ला। अच्छा, चर्चा यहाँ पे ये हो रही थी कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी हैं प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल जी, हाँ, वो जी, कह रहे हैं कि नरसिंहपुर से हाँ, नरसिंहपुर हाँ, में रहवास उनका जी, तो वो कह रहे हैं कि जनता को भिखारी नहीं बनना चाहिए, सरकार से भीख नहीं मांगनी चाहिए। कहाँ तक जायज है? सर बिल्कुल जायज है। जनता सरकार से मांगे कि जब वो खुद कमा रही खुद खा रही तो सरकार से भीख मांगने की जरूरत क्या है उसको? आप बताओ ना, आप आज नौकरी कर रहे हो, आप बराबर अपना काम कर रहे हो, तो आप भीख मांगने क्यों जाओगे किसी के दरवाजे जब आप सक्षम हो? फैसिलिटीज तो मांग सकते हैं तो ना। फैसिलिटी मांग सकते हैं ना सर, पैसे नहीं मांग सकते ना। उनने ये तो कहीं स्पष्ट रूप से नहीं बोला ना कि आप फैसिलिटी मांगने मत जाओ, पैसों को लेके बोला ना उनने। जो स्कीमें चलती सर, ये फ्री वाली 2500 दे देंगे, 1100 दे देंगे, 1000 दे देंगे, उस तो उन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में भी दे रही है, उन्हीं की सरकार जो दिल्ली में भी दे रही है। सर पंजाब वाली सरकार तो नहीं दे रही ना, जो दिल्ली से चली गई। हाँ। सिर्फ वादे करे ना जो दिल्ली से सरकार गई, बिल्कुल सिर्फ वादे थे। यमुना नहीं, साहब वो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज बात है आपकी। मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार पहले थी, उन्होंने ही जो है वो लाडली बहना योजना चलाई, महाराष्ट्र में सबसे पहली महिला सम्मान योजना सबसे चलाई। पहली लाडली योजना जो चलाई गई थी वो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जो हमारे बिल्कुल। मुख्यमंत्री थे, हाँ। उन्होंने चालू करी थी। तो उससे तो सर उसी योजना का क्या विरोध है? सर योजनाओं का विरोध नहीं सर, यहाँ पे ना जातियों का विरोध होता है। उन्होंने ये देख के नहीं किया था कि हिंदू को मिलेगा कि मुस्लिम को मिलेगा कि सिख, उन्होंने सबको दिया सभी था। को मिलेगा, और मिलेगा। सर वहाँ पे जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश है। पिछले 4 बार से बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे क्यों आ रही है आप समझो ना। इतना विरोध होने के बाद भी इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई। और जो प्रहलाद सिंह पटेल जो कोयला मंत्री, ये पहले केंद्र में कोयला मंत्री कोयला मंत्री थे, अब श्रम मंत्री हैं। अब श्रम मंत्री है, मगर वो एमपी थे, एमपी से एमएलए बनाया गया उनको। उसके बाद उन्होंने कमांड संभाली। मगर सर ये उनके व्यक्तिगत बोले ना, पार्टी थोड़ी बोल रही कि हमने बोला, मोदी जी ने बोला क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सामने मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जी, अगर बिल्कुल। मंत्री का मत है तो वो सरकार का मत माना जाता है। बिल्कुल नहीं होता सर ऐसे। सरकार तो पल्ला झाड़ देगी ना, सरकार तो बोल देगी ये उनकी अपनी राय है। सरकार का तो कहीं सर उसमें सील नहीं लग गई ना सर, उसमें सरकार से सील लगी क्या? नहीं लगी सर। ये उनकी सर मेरी बात समझो, अगर आप कैबिनेट का हिस्सा है ना, सर मेरी आप बात राज्य समझो। कैबिनेट के हिस्सा है तो मेरी वो बात- आप तो मान ही लेते हैं ना। आप मेरी बात समझो, ये उनकी पर्सनल राय है सर जी, उनका व्यक्तिगत मत है ये पार्टी का मत नहीं है। और सर मैं तो पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब सरकार, हाँ, सीधा सा मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब सरकार। सरकार किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसके कैबिनेट मिनिस्टर, उन्हीं को तो सरकार कहेंगे, या सरकार किसी को अलग से कहेंगे? आज भारत सरकार है तो मोदी जी से रन होती है ना, सबसे टॉप उसके सिरमौर मोदी जी है ना, उनके नीचे सारे कैबिनेट मंत्री, उन्हीं को तो भारत सरकार का कहा जाएगा। मंत्री भारत सरकार कोई एक व्यक्ति तो नहीं। हाँ बताइए। हाँ सुनिए एक मिनट। सिंधिया गृह मंत्री था तो वो बोला था भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, तो क्या मनमोहन सिंह, सोनिया, राहुल सब उसके जिम्मेदार है? नहीं है। सुनिए, कोई मंत्री बोला है तो सरकार उसे डिनाई कर सकता है ना। पूरी सरकार जो है उसे डिनाई कर सकता है। मैं ये कि कह रहा हम हूँ, इससे सहमत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरी टीम एक सरकार है। कोई कैबिनेट जो है वो एक टीम है ना। हाँ। सुनिए, कैबिनेट का कोई मंत्री अगर बयान देता है तो सरकार का मान लीजिए जो अधिकारी की बयान होगा वो उससे इनकार कर सकता है ना। वो बोलेगा ना कि हमारी सरकार ये है कि मोहन यादव आके मना कर सकते सर बिल्कुल जो मैं आपको सर आसान भाषा में समझा रहा था, पुराने बयान कांग्रेस के याद नहीं दिला रहा था, बाबूजी ने आपको याद दिलाए। आपको याद है वो बयान? 100 बयान बिल्कुल याद है ना, एक एक करके बयान याद है आपको कि मैं फिर से दोहराऊं कि लोग रोने वाले कहाँ पे क्या हुआ था, लोग रोए थे। हिंदुओं को तो पीछे पड़े थे, भाई साहब जैसा भी बोल रहे थे ना कि हिंदू खतरे में। हाँ तो सर पिछले 50 साल से तो था ना सर, बोल नहीं पाता था, अपनी आवाज नहीं ले पाता था। हिंदू खतरे में कहाँ था? सुनिए कहाँ था? ये वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस जिस बनाया देश है, में- ये वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस बनाया है, ये हिंदू को खतरे में डालने के लिए बने हैं कि क्या? हिंदू के गांव पर कब्जा, हिंदू के मंदिर पर कब्जा, 1500 वर्ष पुराना मंदिर पर कब्जा, 1400 ईस्वी इस्लाम का आना हुआ, और 1500 पहले ईस्वी से पहले का जो मंदिर है सुनिए। उस पर जो है से वक्फ बोर्ड का कब्जा। अच्छा। कांग्रेस हिंदू को चाचा आराम से, बाबूजी आराम से। डिबेट करा लीजिए, कांग्रेस से डिबेट करा लीजिए। जी बताइए। ज्ञान दुरुस्त करता हूँ। हाँ जी, कब से आया इस्लाम? 1400 से। बाबर आया, उससे आप मानते हो इस्लाम आया? बाबर आया 1526 में। बाबर ने किसको हराया था? एक मिनट सुनिए हम नहीं, सुन रहा हूँ, अरे बताओ, सुनिए, एक मिनट बताओ अरे ना। बाबर किसको बाबर हराया? ने किसको हराया था? पहले पॉइंट पर आइए। मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूँ, हाँ या ना बताइए। बाबर ने किसको हराया था? पॉइंट से भागिए मत। बाबर ने किसको हराया था? हम कहते 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पहले इस्लाम आया, कैसे उसका वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया? कैसे हो गया? अच्छा, आप ही ये कानून लाए, आप ही वक्फ बोर्ड बनाए, और आप ही लाए
कि 1947 से जो मंदिर मस्जिद है वो ही रहेगा। वक्फ बोर्ड जाएगा 200,000 साल पहले। ये कांग्रेस हिंदू को खत्म करने के लिए ही कानून बनाया है। आप हिंदू हो? हाँ है। खत्म हुए अभी तक? खत्म हुए? अरे कश्मीर, सुनो बाल बच्चे राजी हैं? बाल बच्चे राजी हैं? बाल बच्चे राजी हैं? कश्मीर से हिंदू को खत्म किया, कश्मीर से हिंदू को खत्म किया। नहीं सुनिए, आराम से सर कश्मीर में एक मिनट, शर्मा जी रुक जाइए। कश्मीर की बात इन्होंने छेड़ी, मैं कश्मीर का जवाब दे देता हूँ। एक भाई सुनिए, ये जो अंकल जी आपका क्या नाम हो ये तो बताओ। भाई सुनिए, हमारा नाम विनय कुमार सिंह आप है। आवाज ना बढ़ाएं, जितनी मैं बात कर रहा सुनिए, हूं हाँ। आराम से बात जितना करके कोई भागे। कांग्रेस का कुकर्म है ना, कुकर्म, वो कितना भी बोले कम। सुनिए सुनिए कर्मों की इनकी आवाज जो निकल रही है ना, ये कांग्रेस के शासन काल में अगर इन्हें कलगोटू कांग्रेस ने तो मार दिया, कांग्रेस तो विरोधी का हत्या करता था। डॉक्टर सुनिए, भैया सुनिए एक सेकंड, बाबर को लाया कौन था? बाबर को लाया कौन था? भटकिए मत। जैसे हिंदू, ये हिंदू राणा सिंह राणा जो हिंदू राजा था, वो हिंदुओं को हराने के लिए बाबर को लाया था। आज इनकी जो इतनी ऊंची आवाज निकल रही है ना गले में से, अगर इन्हें गलगोटू और काली खांसी के टीके नहीं लगे होते ना, आज इनकी आवाज नहीं निकलती। आज अगर कुछ टीका ना लगा, कांग्रेस कुछ टीका ना लगा। पूरी बात सुन लीजिए, सुनो आराम से सुनो। पूरा कर लीजिए। शासन काल में इन्हें पोलियो के टीके नहीं लगे तो यार दोनों हाथों पे पैरों पे खड़े नहीं होते। अगर कांग्रेस के शासन काल में चेचक का टीका नहीं लगा होता तो आज इतना बढ़िया खूबसूरत चेहरा नहीं होता। कोई टीका नहीं लगा, बाजू ऊपर करना जरा। कांग्रेस का बपाउटी है। अंकल जी काम तो कांग्रेस करी ना, कोई काम नहीं किया कांग्रेस खाली घोटाला किया है। कोई काम किया? एक काम बताओ। सुनो। अच्छा 71 की लड़ाई में कौन थी सरकार? कौन थी सरकार? सुनिए। बांग्ला इंडो बांग्ला वॉर जो हुआ वो कौन थी सरकार उस टाइम? हाँ, प्रधानमंत्री कौन थी? सुनिए, प्रधानमंत्री से खाली जीता जाता है युद्ध। सेना थी? अरे सरकार तो बताइए। मानेक शाह जीता। माने इंदिरा गांधी ने कहा कि अभी युद्ध करो। मतलब मानेक शाह कहा कि आप मोदी जी ने फ्री हैंड दिया है ना, मोदी जी ने फ्री हैंड दिया है ना आर्मी को। बिल्कुल। तो इंदिरा गांधी ने तब फ्री हैंड दिया था। फ्री हैंड दिया तो बोला मानेक शाह की कुछ तैयारी नहीं है, 6 महीना बाद युद्ध करेंगे। मानेक शाह 6 महीना बाद युद्ध किया। तो तैयारी का टाइम तो तब हर कोई इंदिरा गांधी तैयारी नहीं है। सुनिए, मानेक शाह जी से उन्हें बुला के इंदिरा गांधी जी ने पूछा था युद्ध करना है, बताइए कितने दिन में रिजल्ट? मैडम आप ऑर्डर कर दिए, 3 दिन में खत्म कर देंगे। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हो गया था। 13 दिन में गूगल इधर है, महीना बाद बात पूरी होने तक माइक मैं दोबारा नहीं आऊंगा। कुछ कहना चाह रहे थे, मैं बता रहा हूँ वो बाद में 3 नाराज ना हुई। नहीं सर, नाराज नहीं, बात पूरी होने दे। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की 13वीं करके 13 दिन के अंदर नया बांग्लादेश बना दिया था। झूठ बात है, झूठ। अरे ये कहा सुनिए मान्यवर, अरे सुनो, ओ चाचा सुनो, दिन में आज दिसंबर को शुरू करना जी, 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया। अरे वो छोड़िए, मुझे आज का इनका आईना दिखाता हूँ। सुनो आज का आईना दिखाता हूँ। 106 नागरिक हथकड़ी में बांध के आए, पैर में बेड़ियां बांध के आई। वही डोनाल्ड ट्रंप के गैलेक्सी बहस कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, लेकिन वो शेर खड़ा रहा कि बोला मैं लड़ूंगा रूस से। वो लड़ने ऐसा नेता होना चाहिए। और हमारे यहाँ के नेता 106 हमारे नागरिक, हाँ सुनिए, कांग्रेस ही कर रहे हो। इतने साल हो पढ़े लिखे, पर हमें बोलने नाराज हो गए, वो माइक हटा दिए। बताइए शर्मा जी, वो तो नाराज हो गए। हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे भाई वहाँ से हथकड़ी बांध के पैरों में बेड़ी लगी हुई आ रहे हैं और ये बोले कांग्रेसी। अरे कांग्रेस में पढ़े हो, कांग्रेस समय में इतने जवान हो और बुढ़े भी भाई हो, खाना सीखा कांग्रेस में, हगना सीखा तुमने कांग्रेस समय में। अरे नहीं, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं, नहीं नहीं ये भाषा नहीं। सुनिए, जब कांग्रेस का आराम से बात करेंगे तो बात करेंगे जी, आराम से। आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी महाराज। आराम से। ये कहते हैं कांग्रेस ये किया, कांग्रेस वो किया। कांग्रेस के नेहरू के कुत्ता प्लेन से चलता था। कांग्रेस के सिगरेट लाने के लिए नेहरू के हवाई जहाज जाता था।
और 1956 में फुटबॉल टीम के पास में जूता नहीं था, ये था नेहरू का ये नीति। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत। अरे किसी के पास नहीं था यार, किसी के पास नहीं था, चड्डी पहनने को नहीं थी। नेहरू उनके बाप वरिष्ठ थे, उनके बाप खानदानी थे। नेहरू जी के समय में नेहरू जी ने इतना खुद भी कमाया। अंग्रेज का दलाल था। तो सावरकर जो पेंशन लेता था वो थोड़ा ही था, कौन? सुनिए, वो नहीं था। भाई सुनिए, चलिए। लॉर्ड माउंटबेटन के पानी लेके जाता था बाथरूम कराने। कहाँ? लॉर्ड माउंटबेटन के बात नहीं। कहाँ पढ़े? कहाँ पढ़े ये बात? अच्छा भाई अरे ये बात ये जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ मैं। सुनो। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ नेहरू का प्रेम था कि नहीं था? युद्ध लड़ रहा था कि प्रेम कर रहा था? नेहरू युद्ध लड़ रहा था, प्रेम कर रहा था अंग्रेज से। मैं इन बातों को प्रचारित नहीं करते। सत्य है। अरे महाराज ये लिखा कहाँ है? जी बताइए। ये केवल देखिए, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारें काम करती हैं। आज जो सरकार आई है इनको बना बनाया पका पकाया मिला है, ये वो काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने हमारे यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, उसको डेवलपमेंट करने के लिए आजादी से पहले यादव जी एक आपने क्या कहा? सारा कुछ बनता था, तो फिर आप कांग्रेस को क्यों कोसते हो कि सारा कुछ बनता था? तो फिर क्यों कहते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा? आजादी से पहले बनता था। अच्छा, आजादी से पहले बनता था, आजादी के बाद नहीं बनता था। आजादी के बाद नहीं बनता था। आजादी के बाद नेहरू बहुत उद्योग धंधा को बंद कर दिया। अरे अकलमंद इंसान हो, बात सुनो। सुनो गणे गुरुदेव खान रहे तो सुन लो जरा आराम से। एक अंकल जी एक 1951 में पहले आयोजित हुए थे। 52 में जो है 1952 में पहले एशियाड खेल आयोजित कर दिए थे नेहरू जी ने। और जिनकी नेहरू जी की आप बात कर रहे हो ना, सिगरेट और कुत्ते की बात कर रहे हो, उन्होंने अपना आनंद भवन जो है दान कर दिया था। आज की डेट में उसकी सैकड़ों करोड़ की वैल्यू है आनंद भवन की। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा टाइम तक उन्होंने संघर्ष करा। 11 साल जेल में काटे। 11 साल जेल में काटे। अच्छा, जेल में नहीं रहे। सुनिए, क्या बात कर रहे हो भाई? अरे भाई वो जेल हमको भी दे दो, आगा खा महल, और जिसमें पिए, जिसमें खाना बनाने के लिए, जिसमें रसोईया, जिसमें राइटर, हमको भी जेल में डाल दो। हम जिंदगी भर रहेंगे। अगर आपको जेल में डाल देंगे ना, अगले एक हफ्ते में सावरकर बन जाओगे। ध्यान रख लो इस बात को। एक हफ्ता अगर आपको बंद कर दिया तो एक हफ्ते में सावरकर बन के बाहर आ जाओगे। 6 बार माफी मांगोगे। अगर नेहरू को सावरकर के जैसे एक दिन अगर तेल में पेड़ देता तो नेहरू जैसे 100 बार माफी नहीं मांगता। 29 और नाबाद जेल में, पंजाब के नाबाद जेल में नेहरू माफी मांगा था कि नहीं? मोतीलाल नेहरू मांगा था, चैलेंज करो, मांगा था। नेहरू मांगा था। गूगल खोल लीजिए, हमारा एक बात को मैंने ये बात पढ़ी है। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो माफी नहीं मांगी गई थी। मांगी गई थी। ये 99 साल की लीज वाले हैं। ये 99 साल की लीज वाले हैं, इसलिए इनके दिमाग में कुछ नहीं घुस सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता का अंग्रेज हस्तांतरण किया था इसलिए कि अंग्रेज का दलाल मुख्य अंतरिम सरकार थी वो। अंतरिम सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई थी। क्यों? दुनिया में कहीं आजाद हुआ उसके जैसे? हर जगह बनाई गई थी। हर जगह बनाई गई थी। कहीं नहीं। पाकिस्तान में कहाँ बनाया गया था? पाकिस्तान तो था ही नहीं। पाकिस्तान था ही नहीं था। हमें शर्म आ रही है, कि इतने बड़े आदमी को समझाना पड़ रहा है। इन्हें यही नहीं पता कि अंतरिम सरकार बनाने के लिए पहले गठन करना पड़ता है। पहली सरकार बनाने में कोई गठन करना पड़ता है। सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज भी उनके दिए हुए दान को दुनिया देख रही है। अरे ले लिया। अंकल ये बताओ, सुनो ठीक है, 2 सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब दीजिएगा। 2 ही पूछूंगा मैं, ठीक? भाखड़ा नांगल डैम किसने बनवाया? नंबर 1। IIT IIM की स्थापना परिकल्पना किसकी थी? इसका सही जवाब दे दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा फिर आप। हाँ, सही जवाब दे रहे हैं। नेहरू ने पूरे भारत के लिए एक एम्स बनाया, ठीक है? कांग्रेस का भाखड़ा नांगल डैम किसने बनाया? भारत का पहला हाइड्रो पावर प्लांट था वो। भाई सुनिए। हाँ, एक एम्स बनाया नेहरू ने। अरे महाराज, एम्स नहीं ना पूछ रहे हैं, भाखड़ा नांगल डैम। जानते कौन है? ये वो हैं, लालू जी ने सदन में कहा था ना
अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अरे अटल जी तुम एक बार प्रधानमंत्री बनोगे। अरे प्रभु अब तो 2 बार बन गए, अब तो पीछा छोड़ो, जाओ, अब तुम भी तीसरी बार बन गए क्या? अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस का लगता है नहीं, जब तक जनता बनाएगी तब तक रहेंगे। भारत हमारा बपौती है, नहीं है। इसे छोड़ देंगे, किसी का नहीं है, उसको लगता है। किसी का नहीं है। बपौती हमारी भी है, राहुल गांधी की भी है, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर हम भारतीय हैं तो भारत हमारी बपौती है। हमारा बाप भारत में पैदा हुआ, हमारे दादा परदादा भारत में पैदा हुए, तो हमारी बपौती क्यों नहीं है भारत? क्या हमें भारत के नागरिक नहीं है? बपौती का मतलब क्या है? राहुल जो गांधी आपसे का मिला हो, जब मेरे बाप मुझे भारत में मिले, मेरे दादा मुझे भारत में मिले, मेरे परदादा मुझे भारत में मिले, मेरे लक्कड़ दादा मुझे भारत में मिले, तो भारत मेरे बाप की बपौती क्यों नहीं है? ठीक बात है। मेरे बाप का भारत क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। राहुल का भारत है वो। राहुल गांधी का ये कहने का मतलब है कि भारत के पर शासन करने का हमारा अधिकार है। कौन कहा? राहुल कब गांधी का कहा? यही है। राहुल गांधी कब कहा? वही है इसका मतलब। राहुल गांधी ने सांसद पर आतंकवादी की तरह राहुल गांधी ने हमला किया कि नहीं किया? आपने जवाब पूछा वो तो पूछ लो। दो सवाल। IIT IIM की परिकल्पना किसने करी? भाखड़ा नांगल डैम भाई किसने हम बनवाया? सुन लीजिए जब आप, अरे महाराज, ये तीनों काम, इन तीनों काम नेहरू ने करवाया। हाँ बोलने बुराई क्या है? हाँ बता रहे। रूस 5 पंचवर्षीय योजना में रूस सोवियत संघ युद्ध लड़ने के बाद जब बर्बाद हुआ, 5 पंचवर्षीय योजना में सुपर पावर हो गया। नेहरू 5 पंचवर्षीय योजना में पानी भी लोग को नहीं दिया। ये क्या विकास किया? रूस के पास 80% रूरल डेप्थ नहीं था, ठीक है। रूस के पास क्या कहते हैं, खाद्यान्न की कमी नहीं थी, उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न था, उसके पास कम जनसंख्या थी, उसके पास मैनेज करने के लिए कम एरिया था। सुनिए, रूस के पास हमारे जैसे रेलवे लाइन भी नहीं था, रूस के पास हमारे जैसे रोड भी नहीं था, हाँ। रूस के पास हमारे जैसे उतना संसाधन भी नहीं था। रूस के पास सुनिए, रूस के पास उस समय युद्ध हुआ। तो इकोनॉमी आज रूस गुलाम किसका था, जरा ये तो बताओ। रूस गुलाम किसका था? गुलाम क्या बोले, हम कहीं युद्ध में बर्बाद हुआ नहीं था ना? किसके, कौन से युद्ध में बर्बाद हुआ था? किसके साथ युद्ध हुआ था बताओ? विश्व युद्ध में बर्बाद नहीं हुआ। विश्व युद्ध में बर्बाद नहीं हुआ। विश्व युद्ध में बर्बाद नहीं हुआ। विश्व युद्ध में बर्बाद हुआ कौन से? पहले या दूसरे? पहले या दूसरे? अरे दूसरे हमको चला रहे हैं, हमको चला रहे हैं। हाँ चलिए, आइए सुनिए, वापस आते हैं विषय पे, वापस आते। बहुत घूम जाते हैं महाराज। विषय पे ये था, चर्चा ही यही हो रही थी कि मंत्री जी ने जो ये बोला है कि जनता जो है सरकार से भीख ना मांगे, ये क्या, कहाँ तक सही बात है? आप बताइए। ये बीजेपी के बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी के नेता ने कहा गलत है। ये बीजेपी के मंत्री का चाहे नेता का ये बिल्कुल बयान गलत है। जैसे कांग्रेस के मंत्री का ये बयान गलत था कि हिंदू आतंकवादी। अरे महाराज, कांग्रेस ले जाते हैं। आपका क्या नाम है? नमन जैन भाई साहब। अच्छा, तो प्रहलाद पटेल है, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जनता जो है वो भीख ना मांगे सरकार से। कहाँ तक सही कह रहे हैं? आप भीख मांगना चाह रहे हो अभी चांदनी चौक पे? आप भीख मांग, व्यक्तिगत आप बताओ, आप भी जनता हो, मैं भी जनता हूँ, आप भीख मांगना चाह रहे हैं क्या? विषय समझिए, समझ गया, विषय समझिए। और मेरा विषय समझो, मैं क्या उत्तर देना चाह रहा हूँ। बताइए। मैं टैक्स पेयर हूँ, ठीक है, मैं टैक्स पेयर हूँ। सैलरी का 30% सरकार को देता हूँ हर साल, ठीक है। उसके बदले में मुझे जो सुविधाएं मिलती हैं वो कम मिलती हैं, ठीक है। उस अनुपात में मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी मांग है, ठीक है। उस पर सरकार कहती है कि भीख न मांगे। बिल्कुल। कहाँ तक जायज है एक टैक्स पेयर के लिए? देखो, शब्द जो भीख लिया है ना, जो फ्रीबीज हैं, वो मांगना बिल्कुल गलत है। आपने ही इसका उत्तर दे दिया, क्योंकि आपके कर्तव्य सरकार के प्रति हैं। आप टैक्स दे रहे हैं, आप अपना कुछ योगदान गवर्नमेंट में दे रहे हैं, तब आपका, अब आप भीख नहीं मांग रहे, अधिकार, आपका अधिकार है। अधिकार और भीख में अंतर है। उन्होंने भीख का जो कहा है, मैं भी कहूंगा, आज इस मंच से मैं भी रिपीट कर देता हूं कि किसी भी जनता, हमें किसी भी व्यक्ति को सरकार तो क्या अपने माँ बाप से भीख नहीं मांगनी चाहिए। क्यों मांगे हम भीख? हम अपना कर्तव्य करें। आप जो सरकार को योगदान दे सकते हैं, आप जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, उससे कमाओ। सरकार का काम है आपको व्यवस्थित करना। सरकार का काम है जो योजनाबद्ध तरीके से संगठित जो कार्य हैं उनको प्रतिबद्धित करना। सरकार का काम राशन प्रोवाइड करना नहीं है कहीं से भी। ये हो रहा है, ठीक है, आर्थिक स्थिति सही, प्रोटेक्शन ऑफ फूड प्रोग्राम भी एक है कि राइट टू फूड होना चाहिए हर आदमी के पास, एक भरपेट भोजन हो। हमारे देश में आज भी कई लोग भूख से मरते हैं।
हमारे पास आज भी 3% का चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेशो है, तो उसकी ज़रूरत तो है ना। तो ये बताओ, मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया कि ये ज़रूरत है, और मैं भी मानता हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल। और सबका दिमाग एक साथ चले कि हर व्यक्ति ही कमा सके, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो हमारा टैक्स पेयर है, जो व्यापारी, वो आज परेशान क्यों है? वो क्यों ऐसा सोच रहा है कि हमारे पैसे से कोई अय्यासी कर रहा है? हमारा पैसा सही लोगों के हाथ में नहीं जा रहा। स्ट्रक्चर तरीके से बनाओ, जिसको वाकई में आवश्यकता है उसको एज अ भीख नहीं, अगर कोई दे रहा है ना, तो जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए यार कि सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की मदद की है तो ये बहुत अच्छा काम है। मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने भी सरकार को टैक्स देके पुण्य कमाया है, ना कि ऐसा फील। ये लॉजिक ठीक है, राइट है ना? हाँ। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें कि यार साला मैं इधर मतलब केवल वोट इकट्ठा करने के लिए फ्रीबीज ना बांटी बिल्कुल जाए। नहीं बांटनी चाहिए। जो आवश्यक है, जिनको जरूरी है, उनको कर्तव्य समझ के देना चाहिए। भीख तो फिर भी नहीं मांगना चाहिए, और मैं कहता हूँ जनता को फिर भी नहीं लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अपना नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर एक सामान्य व्यक्ति जो कि अगर 1-2 रुपए की टॉफी भी खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दोनों देता है, ठीक है, उसके बदले में अगर उसको एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, फ्री में मिल जाए, कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सुविधाएं, मैंने क्या कहा, ये सुविधाएं देना, जो मैंने अब सबसे पहले ही कहा, लॉजिकल एक्सपेंडिचर होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉपरली, ये व्यवस्थाएं हैं, मैं कहूँगा ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति कहते हैं कि कोई उससे व्यापार चला रहा है, अब आपने ये हालत देखो ना, बात तो ये भी है, जिनको मिल रहे कम से कम 70% ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी उनको मिल रहे। आप जातिगत चीज़ें वितरित कर रहे हो जो 100% गलत है। जाति के आधार पे, जैसे माना दलित हैं या वो हैं, फिर इसके आधार पे अगर आप किसी को फ्री चीज़ें दे रहे हैं या ये तो नहीं दी जाती, फ्री चीजें तो नहीं दी जाती, जाति के आधार पे तो नहीं है। खैर चलिए, ये तमाम पूरी चर्चा आपके सामने थी, और इस चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बोलता है हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।